यूपीएससी ने इस पूरे प्रोग्राम में इंटरव्यू को रखा क्यों है? ये कोई छुपा हुआ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकायदा यूपीएससी पब्लिश करता है। वो साफ साफ बताते हैं कि इंटेरोगेशन नहीं है। किन पॉइंट्स पे ये बोर्ड असेस करता है एस्पिरेंट्स को? तो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं। एवरी पर्सन हु इज राइटिंग द सिविल सर्विस या वांट्स टू एंटर सिविल सर्विस, उसका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूरा कमिटमेंट होना ही चाहिए जी। मतलब इफ ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी देन ही इज नॉट कमिंग टू द राइट प्लेस एट ऑल। चाइना की ग्रोथ मॉडल को देखें और इंडिया को कंपेयर करें, सो डू यू सी डेमोक्रेसी इज अ हर्डल? इस निष्कर्ष पर पहुंचना शायद नुकसानदेह होगा। विजयन सर, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कमियां क्या हैं? आप मुझे मेरा सवाल पूछ जी, रहे हैं? आपसे आपका सवाल नहीं। क्या मेंटरिंग प्रोग्राम के दौरान आप भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि ऐसे सवालों के क्या जवाब उनको रखने चाहिए? जब हम लोगों को सलाह देते हैं तो क्या हम उनको कोई मास्किंग ड्रग्स दे रहे हैं? अलाउ बोर्ड मेंबर्स टू पीप इनटू योर पर्सनैलिटी, डोंट फेक योर पर्सनैलिटी। अगर आप फेक करने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड आपको 5 मिनट में 2 मिनट पकड़ लगते लेगा, हैं, तुरंत पकड़ में आ एकदम जाता पकड़ है कि लेंगे। rectify देन कर आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू फिर समझ नहीं पाएगा। उसके बाद चलती है औपचारिक। जिसे क्रिकेट में एनर्जी कहते हैं ना, यू आर प्लेइंग इन द पिच ऑफ द अदर पर्सन। जब आप दूसरे की पिच पे खेल रहे हैं और स्पिन कर रही है बॉल, तो फिर आप ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। सही बात। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में आते ही छक्का मारना है जी, ये वो वाला गेम नहीं है। आपके समय भी ऐसा कहा जाता होगा, अगर ये इंटरव्यू बोर्ड मुझे मिल जाता तो मेरा हो जाता, वो ना मिलता तो ना होता। घूम फिर के जब 5 या 7 लोग बैठे हैं जी। वो एवरेज आउट होके वो एक ही जैसा ही हो जाता है बोर्ड का। वो क्या आप बोर्ड चुन सकते हैं? नहीं, जब आप बोर्ड चुन नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता क्या करनी है? हमें पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, सुनना नहीं सिखाया जाता। सर्विस में आ जाते हैं, करियर में आ जाते हैं जी। तब भी लिसनिंग की क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। क्या पर्सनालिटी 3 to 4 months में रिफाइन हो सकती है? मेंटरशिप से, गाइडेंस से या पीयर ग्रुप लर्निंग से, ये सबसे आपकी उसमें रिफाइनमेंट जरूर आ सकता है। डज पेडिग्री एक्चुअली गिव यू एज इन इंटरव्यू? नहीं, इट डजंट रियली। इंस्टीट्यूशन का नाम डेप पे लिखा हुआ इससे नहीं मैटर करता। आप पर्सनालिटी में उस इंस्टीट्यूशन को कैसे कैरी करें वो मैटर करेगा। जी। इफ यू हैव दैट राइट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स और राइट तरीके के आपका वो है, तो वो जज हो रहा है वहाँ। योर पर्सनालिटी मे कैरी योर एंटायर लाइफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल द प्रिविलेजेस यू हैड। Many congratulations to all of you, those who have cleared mains and finally knocking at the door of interview. Already बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, लेकिन अभी लाइटली नहीं लेना है। ये मौका कितने सारे लोगों को मिलता भी नहीं है। तो नॉलेज आपके पास है, हम मानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गैप हो सकते हैं जो हमें ना दिख रहे हों। तो लेट्स वर्क ऑन दैट एंड एंश्योर कि यू आर इन मेरिट लिस्ट दिस टाइम। स्टडी IQ का जो अभिव्यक्ति प्रोग्राम है, उसका पर्पस यही है। मॉक इंटरव्यूज तो होंगे ही, साथ में 1-to-1 मेंटरशिप होगी आपकी अनिल स्वरूप सर के साथ। हम स्पेसिफिक चैट ग्रुप्स बना रहे हैं जिसमें कि आप जो अभी सर्विस में लोग हैं उनके साथ, क्योंकि इससे पहले इन्हीं सेशन से जो लोग सेलेक्ट होकर गए हैं, दे आर ईगर टू हेल्प यू विद अनिल स्वरूप सर एंड ऑल द फैकल्टीज हियर, मतलब जिनको एलोकेट किया जाएगा आपके साथ, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो करना क्या है? मॉक इंटरव्यूज, 1-to-1 मेंटरशिप, इसके अलावा कुछ थीम बेस्ड क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई हैं। यानी कि जो करंट अफेयर्स होगा, एथिक्स होगा, या जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, हो सकता है कि वो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन वहाँ पर प्रेशर में आपको कैसे टैकल करना है उसको, तो ये क्लासेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल से लिंकेज की जो हेल्प है वो भी आपको मिल जाएगी। और एक स्कोर कार्ड बन रहा है जिसमें हम क्वांटिफाई करेंगे कि जिस समय आपने इस अभिव्यक्ति प्रोग्राम को ज्वाइन किया, उस समय हमने कौन से ऐसे इश्यूज है जो आइडेंटिफाई किए कि इस पर देखो इंप्रूव करना है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। और ये जो पॉडकास्ट है जो आपने ओपन किया, ये इसी सिलसिले में है। तो 2 एक्सपर्ट्स आपके सामने होंगे, आलोक रंजन सर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, और विजयन चौहान सर। तो चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार एस्पिरेंट्स, हाल ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022-25 मेंस का रिजल्ट आया है। सम ऑफ आवर एस्पिरेंट्स वर शेयरिंग दैट कुछ एंग्शियस सा फील हो रहा है, कुछ सॉल्यूशंस चाहिए। तो हमारे पास कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं अमंग द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वॉइसेस इन दिस जॉनर, विजयन सिंह सर। आप सब इनसे रिलेट करते हैं। शायद ही आज के टाइम पर कोई IAS होगा या सिविल सर्विस एग्जाम में डिफरेंट रैंक्स होंगी जो इनके मॉक इंटरव्यू से पास होकर ना गया हो। अनदर पर्सनालिटी श्री आलोक रंजन सर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। वेलकम टू दी सेशन सर। थैंक यू वेरी मच। यूपीएससी अपनी तीनों स्टेजेस पर कुछ अलग डिमांड रखता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आज फोकस इंटरव्यू पर है। जो र्यूमर्स हैं, कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं, और जैसे कि कहा कुछ डर हैं, उन सब को बहुत ही बारीकी से उतारने की कोशिश की जाएगी। सर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं।
यूपीएससी ने इस पूरे प्रोग्राम में 3 स्टेजेस में इंटरव्यू को रखा क्यों है? देखिए, अगर आप यूपीएससी की उस नोटिफिकेशन को पढ़ें, जो नोटिफिकेशन बाकायदा इसका तार्किक वजह बताती है, और इसी वजह से हम लोग जब इन 3 स्टेजेस को कहते हैं तो इनको एसेंशियली ऐसे कंटिन्यूटी में देखने में एक परेशानी है। पर्सनालिटी टेस्ट मूलतः यह जांचने के लिए है कि जिस शख्सियत को हम ले रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में और अगले 30 साल 35 साल तक वह ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उसकी पर्सनालिटी उन दबावों को हैंडल करने के लिए ठीक है कि नहीं, उसमें इंटीग्रिटी का सवाल है, एनालिटिकल एबिलिटी का सवाल है। और थैंकफुली ये कोई छुपा हुआ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकायदा यूपीएससी पब्लिश करता है कि हम क्या क्या चीज़ें जांचेंगे, और उसमें यह भी पब्लिश करता है कि वो क्या क्या नहीं जांचेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो साफ साफ बताते हैं कि इंटेरोगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई पूछताछ हो रही है। वो ये भी बताते हैं कि जो नॉलेज टेस्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है, प्रीलिम्स और मेंस में हो चुकी है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे व्यवस्था में पर्सनालिटी टेस्ट आपकी जीवन की अब तक की सारी यात्रा को और उसके आधार पर आपकी जो पर्सनालिटी बनी है उसको परखने का माध्यम है, और यह इसीलिए इसके लिए एक सर्टेन वेटेज है, और मुझे लगता है कि अब तक इस व्यवस्था ने ठीक ठाक काम किया है। सो आज ही के दिन हम लॉन्च भी कर रहे हैं अभिव्यक्ति इनिशिएटिव स्टडी आईक्यू की तरफ से, जिसमें हर एक एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू को सोच रहा है कि मुझे देना है तो उसको इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि केवल मॉक इंटरव्यू नहीं, इस समय आपको ज़रूरत है मेंटरिंग की, कुछ खास टॉपिक्स पे आपकी इंसाइट्स को डेवलप करने की, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज पर वो जज करेंगे आपके पर्सनालिटी के बैलेंस को, मैच्योरिटी को, वहाँ पर ब्लफ नहीं चलेगा। बाकी तो सर अभी बताने ही वाले हैं आपको। सर किन पॉइंट्स पे आमतौर पर ये बोर्ड असेस करता है एस्पिरेंट्स को? देखिए, जैसा बात अभी सामने आई है, पर्सनालिटी टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, और सबसे पहली चीज़ वो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, जो कि एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। और सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके हिसाब से वो देखता है कि आपका सेंस ऑफ बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस पर्सपेक्टिव है कि नहीं, आप किसी भी चीज़ को रैशनली एसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं सो दैट यू कैन परसुएड और कन्विंस द अदर पर्सन कि आप जो कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी बात सामने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो चेक करता है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, एटीट्यूड क्या है जी, आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, ये सब चीज़ें वो उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके आंसर्स के थ्रू इसी को एसेस करने की पूरी कोशिश जो है वो इंटरव्यू बोर्ड करता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, अल्टीमेटली दे वांट टू सी कि जैसे आप 30-35 ईयर्स का करियर करेंगे सिविल सर्विस में, तो वहाँ के जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आर यू हैविंग द राइट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टू फेस दोज चैलेंजेस, उनका सामना करने के लिए या उनके साथ डील करने के लिए आपका सही आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड प्रॉब्लम्स है कि नहीं। सर एक कॉमन परेशानी स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि हर किसी के अपने कुछ बायसनेस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आइडियोलॉजिकल भी कुछ लीनिंग्स हो सकती हैं, राइट लेफ्ट, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट को? क्या इतने कम टाइम में कैन दे एक्चुअली फैब्रिकेट बैलेंस, या फिर कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पर उनको सुधार करने की जरूरत है? देखिए, बायस इज ऑलवेज, जैसे आपने वर्ड यूज किया बायस इज नॉट अ गुड क्वालिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। मैं पहले ही कहूँगा, सिविल सर्वेंट डज नॉट एंड शुड नॉट हैव एनी आइडियोलॉजिकल और एनी अदर बायस, ही हैज़ टू हैव एन ओपन माइंड, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम से एडमिनिस्ट्रेशन के डील करता है तो उसको बिल्कुल खुले मन से सबकी बात सुन के और एक सही फैसला लेना है। लेकिन किस चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ उसका कमिटमेंट होना भी ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊँ, फॉर व्हाट एवरी पर्सन हु इज राइटिंग द सिविल सर्विस या वांट्स टू एंटर सिविल सर्विस, उसका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूरा कमिटमेंट होना ही चाहिए जी। वो ये नहीं कह सकता मैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं विश्वास कर सकता, जैसे आपने कहा कि उसका कोई ऐसी थिंकिंग है पहले से, या वो डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास करता, मतलब इफ ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी देन ही इज नॉट कमिंग टू द राइट प्लेस एट ऑल जी। तो उसको डेमोक्रेसी में विश्वास करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रिंसिपल्स लेड डाउन है, चाहे सोशल जस्टिस के, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, चाहे जो भी इक्वालिटी के, फंडामेंटल राइट्स के, इन सब में उसको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, बाकी आपकी थिंकिंग लॉजिकल हो सकती है, इसमें कोई आपको मना नहीं करता कि आप कुछ भी रखिए, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग योरसेल्फ टू प्रॉब्लम्स एज अ सिविल सर्वेंट, देयर यू शुड बी विद एन ओपन माइंड, अनबायस्ड, और आपका सोल्यूशन वो निकालना चाहिए जो कि एज पर द रूल ऑफ लॉ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो जैसे अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि चाइना की ग्रोथ मॉडल को देखें और इंडिया को कंपेयर करें, सो डू यू सी डेमोक्रेसी इज अ हर्डल फॉर इंडिया?
क्या वहाँ पर वन पार्टी लेड डिक्टेटरशिप रही, तो इस वजह से वो पॉलिटिकल कंपटीशन के चक्कर में वो नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? तो अगर ऐसा सवाल, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं और उनकी लीनिंग कई स्टूडेंट्स की होती है कि यस देयर शुड बी सम सोल्यूशन। वैसे आपने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सिस्टम पर आपको विश्वास रखना चाहिए, तो ऐसे सवालों पर क्या आप गाइड करना चाहेंगे? व्हाट शुड बी देयर वो ओपिनियन? आंसर बिल्कुल उसमें आप चाइनीज मॉडल को डिस्कस कर सकते जी। हैं फ्रीली एंड फ्रैंकली जी एंड चाइनीज मॉडल की सक्सेस स्टोरी भी है, जी देयर इज नो डिनाइंग दैट। आप जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं तो आप कोई बात कहनी पड़ेगी आपको कि हाँ भाई चाइना का ये सक्सेस स्टोरी रही है, जी बट एट द सेम टाइम इंडिया की भी अपने सक्सेस स्टोरीज हैं जी। एंड यू कैन नॉट से कि इंडिया का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि डेमोक्रेसी, ये बात नहीं कह सकते आप इंटरव्यू बोर्ड। इस निष्कर्ष पर पहुंचना शायद नुकसानदेह होगा। हाँ, लेकिन प्रोस एंड कॉन्स देना, प्रोज एंड कॉन्स देना। आपने सुना, प्रो एंड कॉन्स देना, क्योंकि सिविल सर्वेंट को बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस वही होगा जो ओपन होगा दोनों पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए। विजयन सर, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कमियां क्या हैं, तो क्या बताएंगे आप मुझे मेरा सवाल पूछ जी रहे हैं? आप सवाल नहीं आप पूछते हैं स्टूडेंट जी, से। ये सवाल मेरा प्रिय सवालों में से है कि जी। अपनी 3 कमियां बताइए, जी, अपनी जी। 5 कमियां बताइए। जी। क्या उत्तर, क्या वजह होती है सवाल पूछने की? जी अंततः एक पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कैंडिडेट के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की क्षमता है भी कि नहीं है, पहली बात। दूसरा, स्वाभाविक है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं वे व्यक्ति बहुत बोस्ट करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। एक तरह का आप समझे, ह्यूमिलिटी एक बेसिक चीज है, आपके अंदर एक आधारभूत विनम्रता तो होनी चाहिए। अगर आप जा ही रहे हैं ये कहते हुए कि मैं तो परफेक्ट हूँ, तो इसका मतलब है 2 ही चीजें, या तो आप अपने आप को जानते नहीं जी या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। तो इस तरह की चीज सवाल जब पूछे जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, विनम्रता अपनी जगह पर है, आत्मविश्वास दूसरी जगह पर है। हम अक्सर विद्यार्थियों को ये सलाह देते हैं कि आप अपनी जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं उनको बताते समय संतुलन का जरूर ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम किसी एक्सट्रीम किस्म की चीजों को, मान लीजिए कोई यही कहने लगे कि मैं तो बहुत लालची हूँ, ये मेरी कमी है। अब ये लालची है व्यक्ति है तो फिर आपके लिए ये सही जगह नहीं है जहां आप जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपको पास तो इतने सारे अवसर मिलेंगे लालच के अनुसार काम करने के। तो आप जब अपनी कमियों को भी बता रहे हैं तो वे कमियां इस प्रकार की कमियां होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई लालची व्यक्ति ना जाए ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन जो कमियां आप बताएं वो कमियां ऐसी प्रतीत होनी चाहिए कि ये आपकी इंट्रोस्पेक्शन की क्षमता को भी बताएं और आपके मानवीय होने को भी बताएं। कौन मनुष्य में कमी नहीं होती? तो ऑब्वियसली आपसे ये तो उम्मीद की जाएगी कि आप मानवीय रहें। क्या मेंटरिंग प्रोग्राम के दौरान आप भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि ऐसे सवालों के क्या जवाब उनको रखने चाहिए? क्योंकि many students don't have clear answers. नहीं, हम लोग कभी कभी कुछ टेम्पलेट्स जरूर बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का उत्तर अंततः उसी से इमर्ज करेगा। जैसे मसलन हम लोग ये इस तरह के सवालों में सजेस्ट करते हैं कि जब आप अपनी कमियां बता रहे हो तो उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे कमियां आपके भविष्य में करने वाले काम के रास्ते में आती हुई ना दिखाई, पहली बात। दूसरा, वे कमियां ऐसी दिखाई दे जिन पर आप काम कर रहे हो, और प्लीज डू मेंशन कि सर मैंने ये पहचाना है अपने पास्ट अनुभव से और अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो आप यू बिकम अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वर्क इन प्रोग्रेस आर परफेक्ट। वाई? बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस होंगे तभी तो आप लबासना में जब जाएंगे तो आप पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल। इफ यू बिकम अ पर्सन हु कैन नॉट बी वर्कड अपॉन, तब तो बात खत्म ही होगी ना, फिर कहाँ गुंजाइश बची? तो वर्क इन प्रोग्रेस एक अच्छी चीज है इस तरह के। तो ये, लेकिन ध्यान रखिए, जब हम लोगों को सलाह देते हैं तो क्या हम उनको कोई मास्किंग ड्रग्स दे रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि अपनी व्यक्तित्व को छुपा ले जाइए? आई हैव बीन सेइंग इट फॉर 22 years. No, that is not a good idea. Allow board members to peep into your personality. Don't fake your personality. The moment you start faking your personality, you realize कि एक तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब सोचिए ना जरा, आलोक रंजन सर जैसे व्यक्ति अगर मंच के इस तरह बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने पूरा जीवन देखा है, शानदार ब्यूरोक्रेसी देखी है, क्या आप उनसे झूठ पे बोलकर छुपा ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग जो बात ब्रिजेन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप फेक करने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड आपको 5 मिनट में पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ में आ एकदम पकड़ जाता है लेगा। कि देन आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू फिर समझ नहीं पाएगा। उसके बाद चलती है औपचारिकता कि अब इसको कहा है 20 मिनट बैठने के लिए तो बैठा लेते हैं, डिसीजन हो गया जी, एंड अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन इज फॉर्म्ड इमीडिएटली अबाउट यू। और दूसरा, मैं इनसे बड़ा सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही ब्रिजेन जी ने। लीडरशिप एक्चुअली, सिविल सर्वेंट इज अ लीडर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लीडरशिप की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है टू अंडरस्टैंड एंड नो योरसेल्फ। मतलब टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर्स तो होना ही चाहिए, पर अपने आप को समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो जैसे आपने सवाल पूछा, आपने 3 वीकनेसेस या 3 स्ट्रेंग्थ्स बताई है, तो उसमें क्या आप अपने बारे में अपने आप को एसेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडर की। और जैसा आपने पढ़ा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस होने के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकते। देयरफॉर दिस क्वेश्चन, इस टाइप का बोर्ड जरूर पूछता है, चाहे सीधे चाहे अदरवाइज, समाउ टू अंडरस्टैंड
कि आप अपने आप को कैसे इवेल्युएट करते हैं। और एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बोला विजयन जी ने, विच द बोर्ड ऑलवेज एडमायर्स, एंड दैट इज ह्यूमिलिटी। मतलब आप में अंदर अगर दिखाई पड़ गया एरोगेंस जी, या ये दिखाई पड़ गया कि एक्सेसिव वैनिटी है जी, तो दैट विल गो अगेंस्ट यू, बिल्कुल इट विल गो अगेंस्ट यू। ह्यूमिलिटी मींस यू आर विलिंग टू लर्न। जी, विलिंग टू लर्न है तो आपको, जैसा आपने बताया, लवासना में भी कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है जी। या आपके सीनियर्स आपको सिखा सकते हैं। विलिंग टू लर्न नहीं है, सब कुछ सीख के ही आए हैं तो फिर आपको कुछ करे नहीं जा सकता। यहीं पर आपका ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है स्टूडेंट ने कि सर कंटेंट मोर इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंस, तो आई थिंक इससे ये भी सॉल्व हो जाता है कि यू नीड टू हैव ह्यूमिलिटी। अगर कोई चीज़ नहीं आपको पता तो आप हम्बली एक्सेप्ट कर लें, तो मतलब दैट्स नॉट अ इशू। हाँ, नहीं, कई एक आधे केसेस ऐसे भी हुए हैं इंटरव्यू के, मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट नहीं सक्सीड किए, वो मालूम पड़ा कि वो दे स्टार्ट आर्गुइंग विद द बोर्ड, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं कि अपनी बात को नहीं, और ये भी यहाँ तक भी कहना है कि कोशिश करते हैं कभी कभी कि आप गलत हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फियास्को यू कैन एवर डू। या बोर्ड मेंबर अपना एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठा है दूसरी तरफ, योर व्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम हिज, ऐसा हो सकता है जी, कि आपकी सोच या आपका विचार उससे फर्क हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप उनको ये बताने लग जाएं कि आप नहीं साहब आप तो गलत हैं, तो वो तो बिल्कुल इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द बोर्ड एट ऑल। अगर आपको ये कहना भी है तो उसको कहने का तरीका होता है कि सर आई एडमिट मेरा इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था ना, मैंने इस तरीके से नजरिए से देखा था, बट आप कह रहे हैं पर मैं इस तरीके से सोच रहा था, देन यू कैन पुट फॉरवर्ड योर व्यू, दैट इज द वे, बट नेवर इन अ वे व्हिच इज आर्गुमेंटेटिव इन ट्राइंग टू शो टू द बोर्ड कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। कई बार उनको लगता है कि शायद इंटरव्यू बोर्ड उनका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है अबाउट व्हाट दे बिलीव टू बी ट्रू। शशांक, जहां तक आपने ये वाली बात कही ना कि ये कहना कि मुझे नहीं आता है, जी, दैट इज परफेक्टली ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर, पहले नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, जी, नॉलेज टेस्ट हो चुकी है। दूसरा, ये उम्मीद करना कि हर व्यक्ति को हर कुछ आता होगा, बोर्ड मेंबर ये नहीं मानकर चलते हैं, ठीक है ना। बट ना आना इज फाइन, लेकिन बोर्ड कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को ये पता होना जरूरी है कि क्या उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। इफ यू नो द आंसर, डिलीवर द आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर, सिंपली से सॉरी। इफ यू पार्शियली नो द आंसर, समटाइम इट हैपेंस ना कि आपको लगता है कि आधा पता है आधा नहीं पता, देन डू मेंशन इट, टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड। और उसके बाद अगर आपका कोई गेस वर्क है वो है तो आपने पहले परमिशन ले ली, तो बोर्ड, अगर आप गलत भी बोल रहे होंगे तो बोर्ड परेशान नहीं। सबसे बड़ी गलती होती है जब आपको नहीं पता है और आप क्लेम करते हैं कि आपको पता है, देन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नॉलेज, it's not a wrong answer thing. It become a question of your integrity. You're claiming to be having something, claiming to be knowing something which you do not know. Then it's not a matter of knowledge. Then it's a matter of integrity. And integrity is non-negotiable. अगर बोर्ड को ये पता ही लग जाए कि व्यक्ति की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, then the rest of the interview is over. I mean, why do they need to test anything else? There is a person whose integrity is doubtful. ब्यूरोक्रेसी के लिए मान लिया जाएगा कि आप अनुपयुक्त हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें मैं जरा ऐड करूंगा व्हाट ब्रिजेन जी सेड, बहुत सही बात आपने सामने रखी। एक्चुअली इंटरव्यू में, जब मैं बहुत से इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ इंक्लूडिंग यूपीएससी, दे डोंट इवेल्युएट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। ऐसा नहीं है कि 10 सवाल पूछे आपके 6 राइट है तो आपको वो मिल गए। दिस काइंड ऑफ, वो जब कैंडिडेट बाहर चला जाता है और जब बोर्ड मेंबर्स डिस्कस करते हैं मार्क्स देने के समय, देन दे डोंट डिस्कस कि कितने क्वेश्चन इसने राइट आंसर किए कितने गलत। इट इज द ओवरऑल इंप्रेशन व्हिच मैटर्स। ये सबसे बड़ा मिथ था स्टूडेंट्स का, उसका ओवरऑल इंप्रेशन क्या है कैंडिडेट के बारे में। तो उसके इस तरीके से, तो जो क्वेश्चन अगर ना आता हो तो उसमें ये बोल देना, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, या जो भी हो, आई डोंट नो द आंसर। इसमें कोई बुराई नहीं। इसमें मैं एक बात इसमें करूँगा कि ये जब कोई क्वेश्चन ना आता हो, जैसा कुछ हद तक आपने बात कही, तो फिर कह देना चाहिए ये बात। इनफैक्ट आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि एक बार कह देना चाहिए कि आई डोंट नो। आपको नहीं आ रहा है और आपको हल्का हल्का सा भी कुछ आ रहा है एंड यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग टू आंसर, उसमें क्या गलती होती है, ये मेरे अपने खुद के इससे IAS के इंटरव्यू में एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि दिस काइंड ऑफ मिस्टेक कुछ हद तक मैंने भी की थी। बट वो हुआ था कि व्हेन यू डोंट नो ए आंसर फुल्ली वेरी करेक्टली बट यू आर अटेम्प्टिंग टू आंसर देयर, उसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा आंसर करते हैं वो फिर उसी पे और सवाल आ जाता है, उसी पे दूसरा सवाल आ जाता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या होता है, देन यू आर, जिसे क्रिकेट में एनर्जी कहते हैं ना, यू आर प्लेइंग इन द पिच ऑफ द अदर पर्सन। जब आप दूसरे की पिच पे खेल रहे हैं और स्पिन कर रही है बॉल, तो फिर आप ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। सही बात है। तो यू प्ले ऑन योर पिच, देयरफॉर जो क्वेश्चन नहीं आता है ना कह दिया, जो आता है उस पे आप और अच्छे से बोलिए। वो बोल दे, मतलब यू इनफैक्ट इतना बोलिए कि वो एग्जामिनर भी दूसरा क्वेश्चन भी उसी में पूछे, तीसरा भी उसी में पूछे, तो आप अपनी पिच पे आ गए। और जितना आप अपनी पिच पे खेल लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और इंप्रेशन भी बेटर जाएगा। आई होप यू गॉट द स्ट्रेटजी।
सर एक बात तो जैसे आपने कही कि शुरुआत में ही एक इंप्रेशन बन जाता है, फिर तो बात रह जाती है इसको क्या पूछ के 20 मिनट रखें। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या पहले 30 सेकंड जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं? अगर फर्स्ट 30 सेकंड्स में उससे कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके बाद फिर वो जो आगे का इंटरव्यू है वो कैसे संभलेगा? ये वाला जो राय है, जी। मतलब चूंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से सोशल मीडिया इत्यादि में जी। ये जो है ना वो रील्स के हुक वाले उससे आया हुआ रहा, या फिर वो जो पुराना चलता था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द 30-minute process is an organic process. Please understand. It is important. The initial time is obviously important. जी। Last टाइम जो बिल्कुल लास्ट वाले 30 सेकंड या 30 सेकंड तो नहीं 2 मिनट है वो भी इंपॉर्टेंट है। जी। पहले वाला इसलिए कि पहले शुरुआती इंप्रेशन उससे बन रहा है, लास्ट वाला इसलिए कि उसके एकदम बाद इवैल्यूएशन होगा। लेकिन ओवरऑल द एंटायर प्रोसेस मैटर्स। ये एक ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन है। कुल मिला के जो इंप्रेशन बनता है वो जरूरी नहीं है कि पहले से 30 सेकंड से ही बनेगा। हाँ ये जरूर है कि शुरुआती 30 सेकंड में अगर आप कोई बड़ा गड़बड़ कर देते हैं तो आपके बारे में एक ऐसी राय बन जाती है जो 30 सेकंड अगले 30 मिनट में उसे धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज ट्रू। बट एट द सेम टाइम आई वुड से ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में आते ही छक्का मारना है जी। ये वो वाला गेम नहीं है जी। एक बहुत संयत तरीके से, सहज तरीके से आपको 30 मिनट 25 मिनट जो आपको समय मिला है उसमें एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन करने की बात, जैसा सर ने कहा बहुत शानदार बात है। जब आपका, मैं हमेशा से कहता हूँ, जब आपका इंटरव्यू ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन की तरह चल रहा है, यानी कि एक सवाल से दूसरा सवाल निकल रहा है, तब आप देखेंगे कि आपके इंटरव्यू का ओवरऑल इंपैक्ट बहुत अच्छा होगा। और जब ये टेबल टेनिस का मैच हो जाएगा कि मैंने सवाल पूछा, आपने उत्तर दिया, फिर मैंने लिस्ट बना रखी थी, अगला सवाल फेंका, फिर आपने अगला उत्तर दिया, इसका मतलब ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। और ऐसे में क्या जाएगा, फिर सवाल फैक्चुअल चले जाएंगे। एनालिटिकल जाने की बजाय आपका एनालिसिस, आपकी सेंसिटिविटी और आपका इमोशनल आईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट और आईक्यू देखने की बजाय लोग देखने लगेंगे कि आपको क्या याद है क्या नहीं याद है, विच इज यूजुअली एन एवरेज इंटरव्यू। अच्छे इंटरव्यू में एनालिसिस और वो उन दिशाओं में बात जाती है। सर जैसे आपके समय भी ऐसा कहा जाता होगा कि अगर ये इंटरव्यू बोर्ड मुझे मिल जाता तो मेरा हो जाता, वो ना मिलता तो ना होता। तो इंटरव्यू बोर्ड की प्रोफाइलिंग पे आपका, स्टूडेंट शुड बॉदर अबाउट दिस, इस पे जाना नहीं चाहिए। हर इंटरव्यू बोर्ड थोड़ा अलग तो होता ही है डिपेंडिंग अपॉन मेंबर्स, लेकिन घूम फिर के जब 5 या 7 लोग बैठे हैं तो वो इफ यू सी वो एवरेज आउट होके वो एक ही जैसा ही हो जाता है बोर्ड का। वो ऐसा बात नहीं है कि ये इंटरव्यू बोर्ड हो जाता है या वो हो जाता है। इसमें इसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। और सर ने ये बात भी बोली ना, देखिए आप उसी चीज के बारे में चिंता करें ना जिस पे आपका कोई बस है। जी। जब क्या आप बोर्ड चुन सकते हैं? नहीं, जब आप बोर्ड चुन नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता क्या करनी है? लेकिन अंदर ही एक सवाल होता है लोगों के, मतलब ये तो ये अनुभव बताते हैं लोगों के कि पुराने उसमें कि अमुक के बोर्ड में यूजुअली मार्क्स बेहतर थे या कम थे, बट दीज आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, सो आई डोंट थिंक यू शुड वरी। नहीं, और अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मुझे तो ये इंटरव्यू बोर्ड मिल गया, ये तो बहुत टफ बोर्ड है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी डाउन हो जाएगा। जी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी। एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या कुछ लिस्टिंग हो सकती है कि यार ये वो जोन्स हैं जिसमें कुछ ट्रैप हो सकते हैं, उसकी लिस्टिंग से हम ट्रैप प्रूफ हो सकते हैं? ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया है तो आपका क्या ओपिनियन है? कम से कम मुझसे तो ये सवाल कतई नहीं पूछा जा सकता। आप कोई आ जाइए, ट्रैप करने पर आएंगे तो ट्रैप कर ही लेंगे। लेकिन देखिए ट्रैप क्वेश्चंस का मूल उद्देश्य क्या है? क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति को फंसाया नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर सिर्फ इतना होता है कि कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस देकर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति दबाव में टूट तो नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि उसका सवाल आपको नहीं पता तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, हंसी उड़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन नॉर्मली मैच्योर लोग हैं, उन लोगों को पता है कि बच्चे हैं, सीख रहे हैं चीजें, अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब एवरेज बच्चे भी नहीं है। जी। मेंस क्लियर करके आए हैं तो एवरेज बच्चे भी नहीं है, अच्छे बच्चे हैं। बस ये कभी कभी स्ट्रेस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसी में ट्रैप क्वेश्चंस वाला हिस्सा भी आता है। जी। मैं जब इसे थ्योराइज करने की कोशिश कर रहा था अपनी किताब के लिए, तो मैंने इसमें 2 चीज़ों की तरफ देखी। नॉर्मली ये मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता भी हूँ, और आप मानेंगे कि कोई भी इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और ये 2 तरफा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो इसमें 2 स्ट्रेटेजीज जो हैं, 2 तकनीकें जो कि इकोनॉमिक्स की दुनिया से आई हैं, उनका एक साथ काम चल रहा होता है। एक होती है जिसे कहा जाता है गेम थ्योरी, जिसका मतलब है कि आपके पास एक दूसरे के बारे में पर्याप्त सूचनाएं नहीं है, थोड़ी थोड़ी सूचनाएं हैं, उनके बेसिस पर आप फैसले लेने की कोशिश करते हैं कि मैं इस उत्तर को कहाँ लेकर जाऊँ। और दूसरा एक थ्योरी होती है जिसे हम मैडमैन थ्योरी कहते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स से आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप फैसला लेते समय अनप्रेडिक्टेबल अगर व्यवहार करें तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा अनसेटल हो सकता है। दोनों का इस्तेमाल होता है, कभी कभी गेम थ्योरी का होता है और कभी कभी मैडमैन थ्योरी का होता है। ये जो आप ट्रैप क्वेश्चंस कह रहे हैं वो मैडमैन आप अनप्रेडिक्टेबल दुनिया से सवाल लेकर आते हैं, और ये सवाल
उत्तर पाने की इच्छा से कम होते हैं। दो चीजों के लिए होते हैं, या तो कहीं आपने डैफ में ऐसी घोषणा कर रखी है जो ईमानदार नहीं है। आपने कह दिया शतरंज खेलता हूं और आपको ये नहीं पता कि E4 क्या है। आपको याद होगा मैं ये सवाल करता हूं जब शतरंज का व्यक्ति आया, कहता चलिए अच्छा चलिए खेलते हैं, मेरा E4। वो कहता है सर E4 क्या होता है, क्योंकि उसने नोटेशंस पढ़ी ही नहीं थी कभी। अब वो आपने दावा क्यों किया कि आपको शतरंज आता है? एक तो या तो इसलिए होता है या फिर कभी कभी दबाव डालने के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे बोर्ड में शायद ही कोई एक या दो, अक्सर एक ही मेंबर होगा जो इस तरह के सवाल पूछेगा, क्योंकि उसकी भूमिका खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी ना कोई खेल चल रहा है जिसमें कि आपका मजाक उड़ाया जाने का। एक आध कभी कभी दबाव डालने के लिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ज्यादातर मेंबर्स यही देखते हैं कि आप क्या जानते हैं, व्हाट आर योर एरियाज, उस पर ज्यादा सवाल पूछते हैं, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, जी है ना। तो उस पर ज्यादा पूछते हैं। ये उनका आइडिया नहीं होता है कि आपको ये शो करने की आपको नहीं आता कुछ, या ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप फंस जाएं बिल्कुल। ये मतलब जैसा आपने कहा, हो सकता है एक आधा कोई कभी कदा पूछ ले, जस्ट टू शो यू वेदर यू कैन रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और नॉट। अदरवाइज ज्यादातर पूरा इंटरव्यू 30 मिनट का चलेगा तो इस पे नहीं रहता। क्या सर कुछ एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि IQ और EQ को कैसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और मतलब कैसे वो असेसमेंट होता है? देखिए नॉर्मली अगर आप बोर्ड के कंपोजिशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि IQ EQ टेस्टिंग जो है वो दोनों एक मेंबर के द्वारा की जाने वाली चीज़ नहीं है। IQ का बहुत सारा संबंध इस बात से है कि आपने अब तक क्या सीखा है, तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे उनकी बातचीत में ये स्वाभाविक तौर पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन चेयर बोर्ड जो चेयर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई मनोवैज्ञानिक बैठा हुआ है या कोई समाजशास्त्र से आया हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कभी कभी आपके इमोशनल क्वेश्चन के सवालों को पूछेगा। जैसे मैं अक्सर ये जानने की कोशिश करता हूँ, जो तरीका है, जो एग्जाम्पल आपने कहा कि कोई व्यक्ति जब ऐसे तबके के बारे में बात करता है जो उसकी तुलना में मार्जिनलाइज्ड है, मान लीजिए कोई उच्च जाति का व्यक्ति आया तो जब वो दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष आया तो स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक आया तो अल्पसंख्यकों के बारे, यानी जिन्हें हम मार्जिनलाइज मानते हैं, उनके बारे में बात करते समय उस व्यक्ति की भाषा में अदरनेस कितनी, आप समझ रहे हैं, वह उनको वो लोग वे व्यक्ति वाली भाषा में बात कर रहा है या एक भिन्न भाषा का। अब ये सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है, जो तभी आएगी जब आपके अंदर स्वयं से परे जाकर देखने की क्षमता आएगी, विच इज अ हॉलमार्क ऑफ इमोशनल क्वेश्चन, राइट। तो मैं भाषा से इस बात की जांच करने की कोशिश करता हूं, और आम तौर पर मैंने पाया है कि वो, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा 100% सटीक होती है, लेकिन ये काम करने वाली तकनीक है। अन्य लोग अन्य तकनीकों से ऐसा कर सकते हैं। आप कैसे जज करते हैं? ये बात सही कह रहे हैं जी, ये बात सही कह रहे हैं कि वो जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आंसर से ही आप वो निकाल लेंगे। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी होता है क्वेश्चन में, इमोशनल क्वेश्चन दोनों होते हैं। आप उसी से समझ लेंगे कि इसका एटीट्यूड क्या है, इसकी थिंकिंग की प्रोसेस क्या है, ये दूसरों के बारे में कैसे सोच रहा है, तो वहीं उसका दैट इमोशनल सेंसिटिविटी जो है ना, वो आपको सामने यू गेट एन आइडिया ऑफ इट वेरी वेल। सर हॉबीज वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और अभी स्टूडेंट्स का इस पे मतलब परेशानी शुरू हो जाती है, तो इस पर आप कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए मैं इसको कॉलम 7 ऑफ द डेफ, जो ओरिजिनल डेफ हुआ करता था, उसके कॉलम 7 की रिडल कहता हूँ। ये जो कॉलम 7 के 4 सब टॉपिक्स थे डेफ में, ये दरअसल आपके द्वारा भरे गए। आप समझिए, ये आपकी डिग्री नहीं है, ये आपको दी गई चीज़ नहीं है, ये यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, ये आपने लिखा, आपने घोषणा की कि आपको अमुक चीज़ में मेडल मिला था। यूपीएससी को तो सपने नहीं आ रहे थे, इसका मतलब आप चाहते हैं उस पर बात हो। आपने लिखा कि आपकी हॉबीज़ जो हैं वो मान लीजिए बुक रीडिंग है या व्हाटएवर, जो आप योगा है जो लिखा, ये सारी चीज़ें आपने घोषणा की। इसलिए डेफ का ये वाला सेक्शन एक सेंस में आपका आमंत्रण होता है, इन्विटेशन होता है टू द बोर्ड दैट प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी सीरियस। आपको केवल उन्हीं चीजों को ईमानदारी से, डोंट फेक इट, ईमानदारी से लिखना चाहिए जो आपके जीवन में अभी तक घटित हुआ है। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप एक अनुभवी बोर्ड मेंबर हैं तो ये वो सेक्शन है जिससे आप पर्सनैलिटी को वैसे रीड करते हैं जैसे कोई बॉटनिस्ट किसी तने की ट्री रिंग्स को रीड करता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ आज तक हुआ है वो वहां पर दर्ज हो गया। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आप डेफ भर रहे हैं, चाहे आपने प्रीलिम्स के समय भरा था, आजकल तो पहले भरा जाने लगा था, तो आपको बहुत ईमानदारी से उसे भरना चाहिए, और अब भरा जा चुका है तो फिर उसको आपको साधना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, जहां तक संभव हो झूठ बोलने से बचें। एज फार एज पॉसिबल डोंट क्लेम टू बी having some certain interest and hobbies which you do not have। मैं भी इस पे ऐड करूंगा बिल्कुल कि हॉबीज एकदम से डेवलप तो नहीं हो सकती जी। अब मान लीजिए आपके अभी तक कोई हॉबी नहीं है और आप मेंस के बाद जब कॉल आ गई तो आप सोच रहे हैं हॉबी में कुछ मैं कहूँ, तो यू कांट डेवलप।
तो इट इज बेस्ट एट दैट टाइम टू से आई हैव नो स्पेसिफिक हॉबीज, आई एम जनरली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स या करके कह दिया आपने, बट कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने लिख दिया कि मेरी स्पेसिफिक हॉबी है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू बोर्ड में बहुत से लोग जो बैठे हैं सब बड़े एक्सपर्ट हो, कहीं ना किसी फील्ड में होते हैं, उस जो आप हॉबी लिखेंगे उसका कोई जानकार बैठा जरूर होगा वहाँ, और वो फिर आपको जैसा वो आपने पूछा ना कि वो E4 बताइए, वो उस टाइप के सवालों पूछना शुरू जरूर कर देगा, बिकॉज देन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इन डेप्थ अबाउट योर हॉबी, जो भी आपकी हो। मैं दिया था मैंने IAS का इंटरव्यू, तो मैं रीडिंग का मुझे शौक था, तो मैंने रीडिंग हॉबी लिखी थी, बट देन आई न्यू कि रीडिंग पे क्वेश्चन आएगा एंड आई शुड बी प्रिपेयर्ड, और रीडिंग पे क्वेश्चन आया जी। वेरी फर्स्ट पर्सन जो बैठे हुए थे, मुझे अभी भी याद है, वो रिटायर्ड फॉरेन सर्विस के थे, ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन रीडिंग, और अच्छा खासा 8-10 मिनट का डिस्कशन शुरू में ही रीडिंग पे, फेवरेट ऑथर्स, फेवरेट बुक्स, फलाना ढिकाना, इसकी राइटिंग स्टाइल, उसकी राइटिंग स्टाइल, वाई नॉट, वो तमाम उसी में क्वेश्चन हो गए, बट देन मतलब दे विल आस्क, बिकॉज वो मैंने रीडिंग लिखा था, बट दैट पर्सन वाज आस्किंग मी वाज आल्सो एक्सट्रीमली वेल रेड, एक्सट्रीमली वेल रेड, तो ही वाज डिस्कसिंग एवरीथिंग। तो ये बात होती है, तो आप म्यूजिक लिख देंगे, कोई म्यूजिक का जानकार वहां बैठा होगा, क्लासिकल म्यूजिक पूछ लेगा आपसे तुरंत, तो ये बात मान के चलिए कि वहां लोग जानकार होते हैं, इसलिए कोई चीज जबरदस्ती आप सोचे मैं लिख के निकल जाऊंगा तो वो नहीं होगा। आई थिंक इसमें एक डिलेमा ये भी होता है स्टूडेंट्स को कि हॉबी का मायना क्या है, वो भी मैटर करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार फ्री टाइम में मैं जो करता हूँ उसको मैं हॉबी लिख देता हूँ, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इंटरव्यू बोर्ड इज आस्किंग, दे वांट डिटेल्स। हॉबी की बेसिक परिभाषा ये है कि ये वह चीज है जिसमें आप सामान्य से ज्यादा रुचि लेते हुए यू आर विलिंग टू टेक वॉक एक्स्ट्रा माइल, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये वह चीज नहीं है जो समय बच गया तो उसमें कि वो इंटरेस्ट में जाएगा, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट में कि आपको जब समय मिल गया तो आपने झुकाव में कुछ कर लिया। लेकिन अगर अपना हॉबी लिखा है तो दरअसल आजकल तो और समस्या है, चूंकि आप इंटरनेट की दुनिया में हैं, चैट जीपीटी की दुनिया में हैं, ऐसे में तमाम हॉबीज के लोग जो हैं वो नेटवर्क। अब समझ पाए, अगर आपने लिख दिया फिलाटेली आप करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप फिलाटेली के कौन कौन से ग्रुप्स में, क्योंकि बिना नेटवर्किंग के आजकल फिलाटेली हो नहीं सकती। पहले वाला समय नहीं था ना कि आप डाकघर में गए, कौन सी नई टिकट आई है, खरीद लिया, हो गया फिलाटेली। अब तो फिलाटेली बहुत अच्छे से पढ़ने लिखने वाला काम हो गया, सो इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल हॉबीज। तो इस वजह से यू हैव टू बी ऑनेस्ट वन, और अगर गलती कर गए, मैं ये भी कह रहा हूँ, मान लीजिए आप तो डेप भरा जा चुका ना, गलती कर गए हैं तो प्लीज फाइंड टाइम टू रीड इट इन एज मच डेप्थ एज पॉसिबल, क्योंकि उसको फिर आप सीरियसली लीजिए। ये यूपीएससी का वो सिलेबस है इंटरव्यू का जो आपने लिखा है। मेंस का सिलेबस यूपीएससी ने लिखा, सही बात, ये सिलेबस आपने लिखा, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर जैसे मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें 10 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे एक सेशन में कि उन्होंने मेडिटेशन को, और वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन को हॉबी लिखा हुआ था। मेडिटेशन, योगा, इनके फैशन रहे हैं एक लंबे समय में। कारण बहुत आसान होता है, जब आप मेडिटेशन कहते हैं और उसमें भी आप स्पेसिफिक मेडिटेशन बता देते हैं, तो आपने नैरो डाउन कर दिया, इसलिए आपको लगता है कि 4 किताबें पढ़ने से या शायद एक ही किताब पढ़ने से काम चल जाएगा। एक समय में था जिस समय आपने कह दिया कपालभाति हो गया जी, अब कपालभाति में कितना पढ़ लेगा कोई, कपालभाति हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये इधर दिखाई दे जाता है, मतलब ये टेक्निक को यूज कर रहे हैं जी, कि जबरदस्ती कोई हॉबी नहीं लिखनी चाहिए जस्ट टू इम्प्रेस द बोर्ड जी। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है आदमी मेडिटेशन लिख दिया, योगा लिख देता है जस्ट टू मेक एन इंप्रेशन ऑन द बोर्ड कि देखिए मैं, मुझे योगा आता है, मुझे मेडिटेशन बड़ा आता है, ये सोचेंगे ये इससे इंप्रेस हो जाएगा। वो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी फाउंड आउट जी। 2-3 सवाल में ही फिर आपको वो एक्सपोज कर देगा कोई ना कोई बोर्ड मेंबर उसमें। तो इसमें बिल्कुल इसकी कोशिश में ना पड़िए, जो है जेन्युइन इंटरेस्ट उसको लिखिए। और जैसे मैंने कहा अगर कोई ऐसी बड़ी डिटेल हॉबी नहीं है तो ये भी लिख दीजिए, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक। जी 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 सर ने सिंपल आपके लिए कर दिया, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स क्या सोच रहे हैं, टेक्निक सोच रहे हैं अपने अध्यात्म को दिखाने की, पर्सनालिटी की गहराई को दिखाने की। यू विल बी फाउंड आउट। ये जो शोमैनशिप है जी, ये बचनी, दैट इज अ डेंजरस थिंग अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जी। बोर्ड को अगर ये लग गया कि व्यक्ति बनावटी दिखावटी व्यक्ति है जी, तो आपके लिए सुखद तो ये है नहीं, स्वाभाविक सी बात। और इसको भी समझिए कि इस पूरे प्रोसेस में ये कतई नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई देवता अवतार बन के आ जाइए, आपसे ह्यूमन एक्सपेक्टेशन की जा रही है ना। आप स्टूडेंट हैं, अब तक आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, आपने कुछ खेल कूद किया होगा, वो सब करके जो एक मुकम्मल इंसान बनता है वो चाहिए जी। हमें कहाँ चाहिए कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एकदम गौतम बुद्ध होंगे, वो ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि संतुलित सहज व्यक्तित्व ही सबसे सही। सर एक क्वेश्चन है, डू लुक्स, ड्रेसिंग एंड बॉडी लैंग्वेज गेट जज्ड हार्शली
हार्शली का मतलब क्या हुआ? हाँ वही ये क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा है कि बॉडी लैंग्वेज तो जरूर इवैल्यूएट होती है। हाँ। किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में हाँ। बॉडी लैंग्वेज आपकी तो वो तो पता लग जाती है। That's why आधे घंटे के बैठना पता चल जाता आई है। थिंक द वे क्वेश्चन इज फॉर्म प्रोबेबली जी। यू मे करेक्ट मी, जी। ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप गुड लुकिंग सुंदर हैं तो क्या आपको फायदा होगा कि नहीं, और और आपने स्मार्टली किस तरह के कपड़े को महंगे कोट पहन रखे हैं कि नहीं, उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं। और अपोजिट भी हो सकता है। हाँ, आई थिंक या ये अगर पूछना मान चाह रहे हैं लीजिए- कि देखिए मेरा मानना है कि इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। जी। पहली बात तो अगर कुछ भी नोटिसेबल हो रहा है जी। तो इसका मतलब वो गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब आप मान लीजिए आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है कपड़े से, मैं तो एकदम फटी शर्ट पहन के चला जाऊंगा, नॉट अ गुड आइडिया। जीन्स और टी शर्ट पहन के चला जीन्स जाऊंगा। नहीं, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। जी। जी। बट अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं तो एकदम अरमानी का सूट पहन कर जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो बैड। सो इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट अपीयर कि आप कुछ अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए, बोर्ड को समझ में आना चाहिए कि आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए आप महत्वपूर्ण तरीके से, आप तो वो मेरा तो कैजुअल फॉर्मल आप जानते हैं, बार बार बात होती है, तो यू नीड टू अपीयर टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड। आपका जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी जो भाषा है उसमें भी एक तरह का औपचारिकता दिखनी चाहिए, और ऐसा ही आपके अपीयरेंस में भी दिखना। यू कैन नॉट हैव a very heavy makeup, you cannot have a very noisy kind of a perfume or wearing some smell, that kind of thing. जी। नहीं, ये मैं कहूँ कई लोग ऐसा होता है ना, अब आते हैं जैसे ड्रेस का भी हुआ, जी। वेयर दैट ड्रेस विच इज डिसेंट बट यू आर कंफर्टेबल इन इट। जी। चाहे शर्ट और पैंट ही पहन के चले जाएं आधे लड़के जो हैं, या वो सलवार सूट ही सिंपल पहन के चले जाए लड़की जो है, बट यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट ड्रेस। अब कभी कभी मान लीजिए आपको सूट पहनने की आदत ही नहीं है और आपने पहन लिया इंटरव्यू बोर्ड के लिए, ये सर साड़ियों के साथ बहुत होता है, और साड़ियों के साथ लड़कियों के साथ बहुत साड़ी होता कभी है, पहनी नहीं है और पहले दिन पहन के आ रही तो है। क्या हो रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड में आप सारे आधे समय टाइम पे उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जी। तो आपका अटेंशन आधा इधर जा रहा है, तो वो बोर्ड फिर नोटिस करता है, दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड। कि वो फिर बोर्ड बाद में ये भी कमेंट कर सकता है आपस में, शी और ही वाज टू कॉन्शियस ऑफ हर ड्रेस और टू कॉन्शियस ऑफ हर लुक्स। कई लोग होते हैं अपने बाल ही ठीक करते रहते हैं, मेरे को अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कई लोगों का। कई होते हैं उनकी आदत होती है बाल पे ऐसे हाथ वो करते रहते हैं बार बार, जैसे लगा ना मेरे बाल सही है कि नहीं, मैं मतलब दैट मींस यू वेरी ऑलवेज वंडरिंग कि मैं मतलब मेरे लुक्स कैसे आ रहे हैं, मेरे बाल सही हैं कि नहीं। वहाँ ये सब चीज का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। यू शुड डिसेंटली ड्रेस्ड एंड बी कंफर्टेबल इन वे यू आर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके जो आपने सवाल पूछा। जी। जी। सो जैसे अभी मेंस का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू तक अब एक तो तरीका है कि वो डिफरेंट मॉक्स लेते हैं, तो इसमें ये भी होता है कि ओवर प्रिपरेशन से कहीं ऐसा तो नहीं है कि नुकसान हो जाए स्टूडेंट को, क्योंकि उससे कितने सारे लोग उन्हें गाइड करेंगे कि ऐसे सवालों पे तुम्हें ये सही करना चाहिए था, तो कई बार जो उनके रेस्पॉन्सेज हैं वो रोबोटिक बन जाते हैं। सो इस पर आपका क्या अनुभव है, मतलब व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? नहीं, वो नेचुरल रहना चाहिए। जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। रोबोटिक तो नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल भी, और अगर मॉक इंटरव्यूज इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि आपके ऊपर ये असर हो रहा है तो उतना मत करिए। जी। बट थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यू करने से फायदा होता है, इसलिए होता है कि यू लर्न हाउ टू, अगर कोई कमियां हैं तो वो आयरन आउट हो जाएंगी, है ना, क्योंकि एक तरीके से यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, इसलिए उससे फायदा है। बट अगेन ओवरडू, जैसे कोई चीज नहीं करनी चाहिए वैसे इसको भी ओवरडू नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, एंड यू शुड रिमेन एज नेचुरल एज पॉसिबल इन इंटरव्यू, और उसका जो है बहुत ही पॉजिटिव असर उसी चीज का जो है वो पड़ता है। देखिए जो आपने ओवर प्रिपरेशन वाली बात की ना, आई हैव नोटिस्ड इट, दो चीज़ों का दबाव बहुत ज़्यादा आजकल के एस्पिरेंट्स पे दिखाई दे रहा है। एक, दूसरों के बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देखने का, क्योंकि आपने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मान लीजिए 500 मॉक इंटरव्यूज देखे, एंड देन हर एक पोजीशन में आप अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यू स्टार्ट, आप समझ रहे हैं कि आप रोल प्लेइंग में लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका नेचुरल सेल्फ गायब। जी। आपकी पर्सनैलिटी कहाँ थी, वो तो गई उड़ जी। और आपने विजयन चौहान के लिए गए 25 इंटरव्यू देख लिए और वो 25 कैंडिडेट जैसा व्यवहार करने लगे। यू लॉस्ट योर यूनिकनेस, योर यूनिक स्टाइल, यूनिक पर्सनैलिटी, नॉट अ गुड आइडिया। जी। जी। सेकंड, प्रिपरेशन वाला जो हिस्सा है ना, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि जानना नहीं चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए ही, तैयारी कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में करिए ही, लेकिन आप ये ओवर प्रिपरेशन के इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि उस समय आप सहज तरीके से प्रश्न को समझ ना पाए। मैंने सबसे बड़ी समस्या अपने कैंडिडेट एस्पिरेंट्स में जो देखी है वो दरअसल अभिव्यक्ति की नहीं है, वो प्रश्न को सही न समझ पाने की है। लिसनिंग इज पुअर, कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज अ मेजर थिंग। आप सुनते समय क्या बोर्ड मेंबर की
कोर इंटेंशन तक पहुंचे भी, या आप केवल फैक्ट्स को ही आंसर देते रह गए। मैं बोलता हूँ 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है हियरिंग, एवरीबॉडी डज, क्योंकि हमारे पास पलके तो है नहीं। सेकंड इज लिसनिंग, एंड थर्ड इज रीचिंग टू द कोर इंटेंशन ऑफ द बोर्ड मेंबर। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव लिसन्ड वेल। लिसनिंग में मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर कोर इंटेंशन। कोर इंटेंशन क्या होगी? देखिए, बोर्ड मेंबर 2 वजहों से सवाल पूछता है। मान लीजिए कोई सवाल पूछा, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये जो सवाल मुझसे पूछा गया इसका उत्तर क्या है, क्या पूछा गया ये पता हो, लेकिन साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि क्यों पूछा गया। बिकॉज ऑलवेज द क्वेश्चनिंग इज लेयर्ड। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको इसका उत्तर पता है कि नहीं पता, लेकिन उसके पीछे कोई और दूसरी कोर इंटेंशन भी है क्या। मैं आपकी पर्सनैलिटी का कोई सा पक्ष इससे जांचने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई कामकाजी महिला है तो उसको एलिमनी में नहीं मिलेगी जी। अब ये सवाल मैंने पूछा, अब इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो 2 चीजें, एक तो आपको एक केस के बारे में पता है कि नहीं पता जी, ये जानना चाहिए आपको, लेकिन दूसरा ये भी कि कहीं आप बहुत मिसोजिनिस्ट व्यवहार करने वाले व्यक्ति तो नहीं, इस बात पर अचानक आप बहुत खुश हो जाएं कि एकदम न्याय आ गया सर, अब तो अब गुजारा भत्ता देना ही नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये वाला जो भाव है, इससे आपकी पर्सनैलिटी का जेंडर जस्टिस वाला हिस्सा समझ में आएगा ना जी। सो नॉर्मली द बोर्ड आस्क क्वेश्चन इन अ लेयर्ड वे, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। ये तभी हो सकता है जब आप सहज तरीके से सोच समझ पा रहे हैं। अगर आप केवल फैक्ट्स में, इतने फैक्ट्स आपने मग कर लिए हैं कि केवल फैक्ट्स में ही खो गए हैं, देन आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी बाहर। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे हमें पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, सुनना नहीं सिखाया जाता। दैट्स अ प्रॉब्लम जी। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और लिसनिंग बहुत कम लोगों में होती है। बहुत मतलब नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मैं तो बता रहा हूँ सर्विस में आ जाते हैं, करियर में आ जाते हैं जी, तब भी लिसनिंग की क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है जी। और लिसन जो करता है वही लर्न भी करता है, वही डेवलप भी करता है, वही ग्रो भी करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट लिसनिंग की चीज जो है बहुत ही रेयर क्वालिटी है जी। यू रेयरली लिसन, मोस्ट ऑफ अस। अब दूसरा आदमी बोल रहा होता है, उसकी बात खत्म नहीं होती, हम लोग अपने जवाब अपने हिसाब से दे देते हैं। हाँ। जो हमने सुनना चाहा वो सुन लिया और उसके हिसाब से जवाब दे दिया। और आपने बताया टू गेट इनटू द थिंकिंग ऑफ द अदर पर्सन की व्हाट शी इज सेइंग व्हेन शी इज आस्किंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो समझना जरूरी है। तो कैन इट बी प्रैक्टिस्ड अभी इस पीरियड में? सी, एक्टिव लिसनिंग की बहुत सारी एक्सरसाइजेस पॉसिबल होती है। एक्टिव लिसनिंग इज अ नाइस थिंग टू लर्न, एंड इवन अदरवाइज फॉर द लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस इट इज। तो एक्टिव लिसनिंग तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को वैसे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए जी। एक आसान तरीका ये भी होता है कि जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं, या आप मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं, उस समय उनसे कहिए कि जटिल सवाल पूछें, और फिर देखें कि क्या आप उसके कितने मायने लगा पा रहे हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मायना कौन सा है। Because I've been saying it, if you're able to hit the core intention of the board member in the first sentence, तब समझ में आता है कि बोर्ड मेंबर की प्यास बुझनी शुरू हो गई है। अदरवाइज वो सुनने का इंतजार कर रहा है जो वो चाहता है कि इसका उत्तर आए, और वो लगातार फिर एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरे, और आपने 2-2.5 सेंटेंस तक वो बात नहीं बोली, तो बोर्ड मेंबर मान लेता है कि आपको वो नहीं पता है। हो सकता है आप बात रेलेवेंट बोल रहे हो जी, लेकिन देयर वाज अ कोर इंटेंशन ऑफ द बोर्ड मेंबर दैट इज टू बी हिट। ये बहुत ही गहरी बात है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर कि मेरी पर्सनालिटी तो सोशलाइजेशन का पार्ट है, जो बचपन से मैं शेप हुआ हूँ। बाय नॉलेज प्रीलिम्स एंड मेंस somehow I cleared. तो nobody clears prelims and mains somehow. पहली बार ये somehow word नहीं कहना चाहिए। That itself shows lack of confidence in the student among about his abilities. Then क्या personality 3 to 4 months में refine हो सकती है? Well, difficult question to ask. देखिए सर, want to नहीं, असली पर्सनैलिटी तो जो आपकी है वही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगी। बट यस, जो उन्होंने वर्ड रिफाइनमेंट यूज किया, दैट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल कि मेंटरशिप से, गाइडेंस से, या पीयर ग्रुप लर्निंग से, ये सब से आपकी उसमें रिफाइनमेंट जरूर आ सकता है, जिसको आप आयरन आउट कर लें, अपने कुछ जो चीजें आपकी ऐसी हो जो ना सही हो, यू कैन डू दैट मच यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे आप ही ने बताया, क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझिए। अब ये एक चीज अगर आपको अभी भी बताई जाए 1-2 महीने में, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो आपके अंदर फिर ये बात आ जाएगी, हाँ जो भी हमारा बोर्ड मेंबर सवाल पूछेगा, मुझे उसको सुन के समझने की कोशिश करनी है पहले। तो ये सब चीजें यू कैन लर्न दैट, ऐसी बात नहीं है, irrespective of your personality. So this idea that whether it can be refined and the fact कि ये सोशलाइजेशन से बने हैं, ये आपस में टकराती हुई चीजें नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। यस, हमारी पर्सनैलिटी सोशलाइजेशन से बनती है, पर इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की कोई सत्ता नहीं होती। इंडिविजुअल की भी सत्ता होती है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ आप कर सकते हैं इस पीरियड में,
उनमें पहली चीज है अपनी पर्सनैलिटी का बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, डिनायल से बाहर आ सकते हैं और कुछ गलतियों को पहचान सकते हैं जो वहां नहीं करनी है। इतना बेसिक तो आप कर लेंगे, इतने से आपकी पर्सनैलिटी यहां से यहां पहुंच जाएगी एंड देन यू विल हैव अदर अपॉर्चुनिटीज टू। जी सर, एक पुरानी हमारी स्टूडेंट थी, तो उनका पहले 170 स्कोर आया था, फिर 170 से 150 स्कोर आ गया था। तो ऐसे में शी वाज सेइंग कि क्या मतलब 170 से 120 स्कोर आ गया, तो मतलब देयर इज़ सम ग्रे एरिया इन द इंटरव्यू, क्योंकि पर्सनैलिटी तो वही है। और उनका कहना था कि जब उनका 150 स्कोर आया, दैट इंटरव्यू वाज वे बेटर देन द प्रीवियस इंटरव्यू। सी मैं अगर कहना चाहूँ तो इसमें दोनों जगह की सब्जेक्टिविटी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, इट्स बोथ वेज जी। इवन द कैंडिडेट इज इवैल्यूएटिंग सब्जेक्टिवली जी, not just the board. And I don't think the UPSC has ever claimed that personality test part is an objective thing. जी, subjectivity. It is not. It has to be subjective. जी. It is subjective and it will probably remain subjective, right? But then इस subjective का मतलब क्या आपके खिलाफ कोई भेदभाव वाला subjective है? जी, I don't think so. फिर ये भी होता है कि उस पर्टिकुलर दिन आपका कम्युनिकेशन, उस पर्टिकुलर दिन आपको जो सवाल पूछे गए थे उनके उत्तर आपने किस प्रकार दिए, आप किस तरह की पर्सनैलिटी, आपका मूड कैसा था, आपकी पर्सनैलिटी कैसी जा रही थी। सो लेट अस नॉट ब्लेम कि ये कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए कि अगर एक बार आपके 172 आए तो अगली बार भी 172 ही आएंगे, तीसरी बार भी 172 ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें होने की गुंजाइश होती है, इतना स्पेस फॉर ऑन दैट पर्टिकुलर डे आल्सो हाउ यू परफॉर्म मेक्स अ डिफरेंस। वो आपकी पर्सनैलिटी जैसे भी हो, कभी कभी होता है किसी दिन आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, किसी दिन उतना अच्छा हम नहीं कर पाते हैं, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। कभी क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें आपने बहुत एक्सपेंड कर लिया, बहुत अच्छा बोल लिया, कभी ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप उतना अच्छा शायद जवाब नहीं दे पाए या हेसिटेट कर गए या फ्लाउंडर कर गए, तो वो सब चीज का असर उस पर आ जाता है। इट इज नॉट कि एक ही लेवल पे आपके मार्क्स हर बार आ जाएंगे। एंड देन अगेन कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, जी, कौन बोर्ड में बैठे हैं। और यहाँ तक भी होता है कि जब कैंडिडेट बाहर जाता है, मैं तो आपको बताऊं कि वो there is a big difference between the evaluation amongst the board members also at times. कोई कहता है हाँ इसको उतना, कोई कहता है नहीं इतना मिलना चाहिए जी। And that can be a huge difference, 50 marks, 40 marks, ऐसा हो सकता है। किसी को एक बात आपकी नहीं अच्छी लगी है, किसी को कोई अच्छी लगी है, वो नो फिर आपस में डिस्कस करते हैं, they try to arrive at something। जी, तो अभी तक की डिस्कशन से आई थिंक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उसका आंसर मिल गया होगा। जो इन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि लास्ट ईयर 120 आए थे, क्या सही अप्रोच से 190 प्लस तक जंप पॉसिबल है? तो आई थिंक ये आंसर तो अभी तक पॉसिबल है जी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट इज प्रोबेबल, बट इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। सर, इस इंटरव्यू वाले प्रोसेस में जिसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें मेंटरशिप कितनी क्रिटिकल हो सकती है? और मेंटरशिप को भी कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन, मेंटरशिप किस चीज पर, कैसे? सी इट कैन बी रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई, प्लीज समझिए जी। आप यूपीएससी का इंटरव्यू जिंदगी में बार बार नहीं देते हैं जी। सो यू डोंट हैव, मोस्ट कैंडिडेट्स डू नॉट हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस टू फॉलो जी, राइट। ऐसे में जिन लोगों के पास बेहतर अनुभव है उनसे बात करने से आपको मदद मिल सकती है स्वाभाविक तौर पर। दूसरा, जैसा मैंने कहा था कि आप गलतियों को करने से बच सकते हैं जी। किस किस्म की मेंटरशिप हो सकती है? तो फर्स्ट मेंटरशिप स्टार्ट विद द डेफ एनालिसिस। मेरे हिसाब से डेफ एनालिसिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कहा कि इट्स अ गेम थ्योरी थिंग जी। आपके कुछ तथ्य बोर्ड्स के पास हैं और बोर्ड के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी आपके पास है। हो सकता है आपको नाम पता हो सकता है नाम भी ना पता हो, ठीक है ना। तो इट बिकम्स अ गेम थ्योरी थी। आप जब इस कम्युनिकेशन में हैं तो आपके पास जो बोर्ड के पास जो आपकी जानकारी है वो डैफ से है। इसका मतलब आपके पास डैफ के प्रत्येक पक्ष को लेकर कम से कम मैं कहता हूं कि अपने डैफ पर गोले बनाइए। जो भी मार्केबल चीजें, रिमार्केबल चीजें, जो भी दिखने वाली चीजें, चाहे वो इवन एड्रेस हो। आपके एड्रेस में अगर आ गया कि आप मान लीजिए गांधी मोहल्ले में रहते हैं तो गांधी शब्द आ गया ना जी, हो सकता है गांधी पे सवाल आ जाए जी। तो जितने बनते हैं उतने गोले बनाइए और हर गोले में मैं कहता हूं 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लगाइए। पहला सरफेस लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा अगर उसी में डेप्थ पे पहुंच गया। आप केवल गांधी मोहल्ले में रहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे गांधी दर्शन पे बात करना शुरू कर दे, ठीक है ना। सही बात। तो आपके पास थर्ड लेवल तक, क्योंकि आपके पास डेप्थ पहले से है ना, तो आप इसको पहले से प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूछा जाएगा, हो सकता है 0.1% चांस हो कि पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको ये आता है तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि डेफ तो मेरा एकदम
है। तो मेंटरशिप गोना हेल्प। मेंटरशिप विल आल्सो हेल्प बिकॉज जो लोग आपको मेंटरिंग कर रहे हैं वो केवल अपनी जिंदगी, एक तो अपनी जिंदगी से, मान लीजिए सर ने इतने सारे लोगों से, आप सर से बात करेंगे तो वो जो विजडम आएगी वो विजडम हर किसी के पास नहीं होगी। एंड सेकंड, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, हर साल वो कुछ इतने सारे लोगों के डैफ को देखते हैं, इंटरव्यूज को देखते हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो कुछ समझ उनकी भी बनी होगी। तो क्यों ना बजाय खुद गलती करने की जो दूसरों ने गलतियां करी हैं उनसे सीख लिया जाए। तो मेंटरिंग होना हेल्प, बट ये भी ध्यान रखिएगा, overdoing anything is always a problem. Mentoring doesn't mean that you have to change your personality radically. ये करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अच्छा नहीं है कि आप सोचें कि मैं 20 दिन में अपनी पर्सनैलिटी को बदल डालूं और मैं एक फेक पर्सनैलिटी लेकर जाऊं। और फिर ये भी समझिए ना, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ गलत नहीं है, ट्रस्ट मी। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टीरियोटाइप है। हर ब्यूरोक्रेसी को विविध तरह के लोग चाहिए, डाइवर्स किस्म के लोग चाहिए। आप ए पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, आप जैसे व्यक्ति भी चाहिए। आप बी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, आप जैसे भी, अनलेस आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि इतना नकारात्मक है कि ब्यूरोक्रेसी को एकदम नहीं चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट योर पर्सनैलिटी, डोंट फील अशेम्ड ऑफ योर पर्सनैलिटी कि जी मैं तो गांव में पढ़ता था, मैं तो हिंदी मीडियम का था, जी मुझे तो गोल्फ खेलना नहीं आता। सही है, आपको ये चीजें नहीं आती, कुछ और चीजें आती हों। So there's absolutely nothing wrong in your personality. Take pride in the life you have lived so far, and that is probably the beginning. बाकी चीजें तो साथ के साथ होगी, but yes, mentoring gonna help. Does pedigree actually give you edge in interview? Pedigree meaning कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं और क्या परिवार क्या है? नहीं ऐसा नहीं है। Academic institutions you belong to? नहीं, it doesn't really. It would not. किस academic institutions आप आए, आप उस लेवल तक आ गए तो it is assumed कि you have the right amount of intelligence, right amount of hard working ability, determination, तभी तो आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज पे आए। वहाँ पे तो आपको वो नए सिरे से ही विल जज हाउ यू थिंक, हाउ यू रिस्पॉन्ड, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर एनर्जी लेवल, हाउ एंथुसियास्टिक यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर। ये तमाम और क्वालिटीज़ जो है उसको वहाँ पे देखेगा। उसमें पेडिग्री में उसमें बहुत ज़्यादा वो जाके नहीं जाएगा कि आपको, अगर आपको उसको लगेगा कि नहीं आप तो टॉप इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े हैं तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इट शुड नॉट, इट जनरली वुड नॉट। अगर किसी मेंबर के एक में आ भी जाएगा तो बाकी मेंबर्स उसको इवन आउट कर देंगे, ऐसा नहीं, इट डजंट हैपन रियली दैट वे। वेल, व्हाइल आई एग्री व्हाट सर इज सेइंग, बट नीड टू अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशन का नाम डेफ पे लिखा हुआ इससे नहीं मैटर करता। आप पर्सनैलिटी में उस इंस्टीट्यूशन को कैसे कैरी करें वो मैटर करेगा जी। अगर मान लीजिए आप सेंट स्टीफेंस के व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए आप IIT दिल्ली बॉम्बे के व्यक्ति हैं, तो आप चाहें कि चूंकि आप IIT बॉम्बे के व्यक्ति हैं इसलिए आपको कुछ एज मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस IIT में पढ़ते समय 50 गतिविधियों में हिस्सा लिया, आपकी पर्सनैलिटी उससे ज्यादा ग्रूम हो गई, आपकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा डायनामिक है, तो वो एज इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की वजह से मिली, लेकिन वहां पर वो आपकी पर्सनैलिटी को एज मिली है, इंस्टीट्यूशन को नहीं मिली है। तो यस, योर पर्सनैलिटी मे कैरी योर एंटायर लाइफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल द प्रिविलेजेस यू हैड। आप ऐसे परिवार में पढ़े जहाँ पर लगातार अंग्रेजी बोली जाती थी तो आपकी भी अंग्रेजी अच्छी है, यहाँ माता पिता लगातार, आपके घर में एक शानदार रिच लाइब्रेरी थी तो आप भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। अब ये एक देखा जाए तो आपके प्रिविलेजेस हैं जो किसी दूसरे बच्चे के पास हो सकता है ना हो, लेकिन आप ये कहें कि मेरे घर में लाइब्रेरी है इसलिए मुझे 4 नंबर फालतू दे दो, वो नहीं मिलेंगे। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में वो रीडिंग आ गई है, वो कैलिबर आ गया है, वो एनालिटिकल एबिलिटी आ गई, तो उससे एज तो स्वाभाविक तौर पर मतलब आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही है जी, सीधी बात। इट इज नॉट कि आप स्टीफेंस से पढ़ें या IIT से पढ़ें, जैसा आपने बताया, पर इफ यू हैव दैट राइट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स और राइट तरीके के आपका वो हैं तो वो जज हो रहा है वहाँ पे। सो आप वहाँ जो हैं वो जज हो रहा है, उससे पहले नहीं, उसके बाद का नहीं। और अभी भी आपके कुछ अगर सवाल हों तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो अभिव्यक्ति इनिशिएटिव में दोनों सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो आई होप इस कन्वर्सेशन से आपकी पूरी इस प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।